अब हम समानित द्रव्यमान के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, हाइड्रोजन एटम को लेंगे। हाइड्रोजन एटम में क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सिस्टम जब हम लेंगे तो हमारे पास रिड्यूस मास क्या हो जाएगा, mp me अपॉन mp प्लस me, जहाँ पर mp क्या है, प्रोटॉन के लिए मास है, me इलेक्ट्रॉन के लिए हमारे पास मास है। और यहाँ पर रिड्यूस मास की वैल्यू हो गई mp me अपॉन mp प्लस me। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए नीचे वाले पोर्शन से हम mp अगर कॉमन लेते तो mp से mp कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास में रिजल्ट में me अपॉन 1 प्लस me अपॉन mp बच जाता है। इस 1 अपॉन me अपॉन mp वाली टर्म को जब हम ऊपर ट्रांसफर करेंगे तो ये वाला साइन नेगेटिव में चेंज हो जाता है, -1 लगते ही, और ये हम बायनोमियल थ्योरम से जब इसे खोलते हैं तो इसका रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरह आता है। यहाँ से हमें पता है कि जो me अपॉन mp है उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन 1836, ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में होती है। तो म्यू की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो me हमारे पास एज इट इज है ही सही, 1 माइनस 1 अपॉन 1836 हम इसकी वैल्यू रखेंगे और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट क्या निकलेगा, म्यू की वैल्यू me के इक्वल निकलेगी। यानी me जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1045 इंटू 10⁻31 kg है, ठीक है। तो यहाँ से क्या रिजल्ट निकला कि हाइड्रोजन एटम का अगर हम रिड्यूस मास निकालें या फिर कोई भी ऐसा 2 पार्टिकल सिस्टम है जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो उसका रिड्यूस मास है वो उस इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल होगा। हालांकि ये अंतर बहुत कम होता है लेकिन इसका प्रभाव परमाणुीय क्रियाओं में भी पाया जाता है। कहाँ मिलता है इसका जो रिजल्ट है वो हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की रेखाओं की आवृत्ति की गणना करते समय यदि हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का प्रयोग करें तो त्रुटि आती है। यदि हम आवृत्ति की गणना हाइड्रोजन परमाणु के समानित द्रव्यमान का प्रयोग करके ज्ञात करते हैं तो कोई त्रुटि हमको यहाँ पर नहीं मिलती है। ये इसका फर्स्ट एप्लीकेशन था जो आपकी बुक में मेंशन है। इसके बाद है इसका सेकंड एप्लीकेशन, न्यूट्रॉन का समानित द्रव्यमान निकालना। यानी अब कौन सा सिस्टम ले रहे हैं हम, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन वाला। हाइड्रोजन में हमने क्या लिया था, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन में एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन वाला हम 2 पार्टिकल सिस्टम ले रहे हैं। उसके लिए रिड्यूस मास एज यूजुअल हम निकालेंगे म्यू इक्वल्स टू mn mp अपॉन m1 प्लस mp। ये हमारे पास में रिजल्ट है। पर यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो मोस्टली इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोटॉन के। तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो म्यू का क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ mn हम लिख सकते हैं या फिर हाफ ऑफ mp हम लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन का समानित द्रव्यमान का मान लगभग या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के द्रव्यमान का आधा होता है। यानी अब हमने अगर ऐसा 2 पार्टिकल सिस्टम लिया है जिसके अंदर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है तो उसका रिड्यूस मास जो होगा वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के हाफ मास के इक्वल होगा। थर्ड एप्लीकेशन इसकी हमारे पास आती है पृथ्वी तथा उपग्रह या पृथ्वी एवं चंद्रमा का समानित द्रव्यमान। अब हमने इसमें क्या लिया है, 2 पार्टिकल सिस्टम में एक तो हमने लिया है पृथ्वी को और दूसरा हमने लिया है चंद्रमा को। यहाँ पर हमने पृथ्वी के लिए जो मास लिया है वो m ही है और कोई भी सैटेलाइट जिसे हम मून अगर लेके चलते हैं तो उसके लिए ms हमने यहाँ पर मास लिया है। fs जो लगेगा उपग्रह पर पृथ्वी के कारण जो बल लगेगा वो होगा म्यू d² r, अर्थ के कारण सैटेलाइट पर लगने वाला फोर्स dt², ठीक है। अब यहाँ पर fs की वैल्यू जो हम लेंगे वो क्या लेंगे, वही रिड्यूस मास के आर्टिकल में me जो है मास ऑफ अर्थ, ms मास ऑफ सैटेलाइट, d² res अपॉन dt²। ये जो है वो क्या है, उपग्रह का पृथ्वी के सापेक्ष त्वरण। उपग्रह का पृथ्वी के सापेक्ष, उपग्रह का पृथ्वी के सापेक्ष त्वरण।
किस पर लग रहा है? पृथ्वी पर। किसका? उपग्रह का। क्लियर? Fs इक्वल्स टू ms 1 प्लस ms अपॉन me। यही किया हमने, me को कॉमन लिया है यहाँ से हमने me कॉमन लिया है, तो ये me और ये me कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या बच जाएगा? ms। ये क्लियर है स्टेप कि हमने me ms, यहाँ से me हमने कॉमन ले लिया, 1 प्लस ms अपॉन me हमारे पास यहाँ बचता है। इस me से ये me कैंसिल है। इस वाली टर्म को जब हम ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, ये पॉजिटिव साइन क्या हो जाएगा? बायनोमियल थॉर्नम एक्सपांशन से नेगेटिव हो जाएगा। तो ये इक्वेशंस आपको क्लियर हो गई कि यहाँ पर ms 1 माइनस ms अपॉन me कहाँ से आया? डी स्क्वायर RES अपॉन dt स्क्वायर हम ऊपर से कैरी कर रहे हैं। अब यहाँ पर क्योंकि सैटेलाइट का जो मास है वो अर्थ के मास से बहुत कम होगा, इसलिए यहाँ पर जो टोटल रिड्यूस मास है वो किसके इक्वल हो जाएगा? ms के इक्वल हो जाएगा। ये हमने 2 पार्टिकल सिस्टम में जब रिड्यूस मास पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि जब एक 2 पार्टिकल सिस्टम में किसी एक का द्रव्यमान दूसरे के द्रव्यमान से बहुत कम है तो रिड्यूस मास जो है वो कम द्रव्यमान वाले पिंड के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर रिड्यूस मास सैटेलाइट के मास के इक्वल हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से हमारे पास में ms d स्क्वायर RES अपॉन dt स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर mm चंद्रमा का द्रव्यमान है तो चंद्रमा पर पृथ्वी के कारण लगने वाले गुरुत्वीय बल का मान क्या होगा? अब ये तो हुई सैटेलाइट की बात। अब यहाँ पर हम FM यानी मून को लेकर चल रहे हैं, तो सेम कंडीशन है मून के लिए। सैटेलाइट की जगह क्या आया? मून हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह 2 पार्टिकल सिस्टम में हम रिड्यूस मास अप्लाई करके फोर्स इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं। इस टॉपिक में इतना ही।